बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिसका नाम मूलचंद था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक चावल गुड़ दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम श्यामू। दोनों एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे और वे सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता था वे अपनी माओ के हाथ में रख देते थे, जिससे वे घर का खर्च चला सके। दोनों लड़के बड़े मेहनत ईमानदारी से सेठ मूलचंद का हाथ बटा रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। रामू ज़्यादा समझदार था, उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसलिए सेठ उसे बहुत पसंद करता था। रामू दुकान के मामलों में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊंगा। उसने अपने गल्ले में रखी हुई अशर्फियाँ एक थैली में रख लीं और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रौबदार आदमी खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि वे सेठ को लगने लगा कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। वह अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर रामू और श्यामू भी अपनी अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए कि यह अमीर आदमी ज़रूर बहुत सारा सौदा खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आके आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत मात्रा में अनाज दालें और गुड़ चाहिए। यह सब मिल सकता है? सेठ मूलचंद यह सुनकर बहुत खुश हुए और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। सचमुच 6 ऊँट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए, मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीज़ों को लिखने लगा। रामू और श्यामू ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और गौहर सौदागर के नौकर सामान को ऊँटों पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5,000 अशर्फियाँ बन गई। गौहर सौदागर ने 1,000 अशर्फियों की 5 थैलियाँ निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने श्यामू को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई अशर्फियों को गिन रहा था। तभी उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियाँ ज़मीन पर गिर गईं। यह सब बहुत अचानक हुआ था। अपनी इस हरकत पर श्यामू बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा। श्यामू जो उसके नज़दीक खड़ा था उसे जल्दी जल्दी से अशर्फियाँ ज़मीन से उठानी शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ दंग रह गया। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब रामू उन अशर्फियों को ज़मीन से उठा रहा था तब उसने आग बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी।
रामू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ मूलचंद रामू पर बड़ा विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था, लेकिन रामू की इस हरकत से सेठ के दिल को बहुत ठेस लगी। हालांकि उस वक्त सेठ ने रामू को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब वह रामू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पांचों थैलियों की अशरफियाँ गिन ली तो सेठ ने देखा कि रामू दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद रामू अशरफी को छुपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर से सेठ को रामू की हरकत पर बहुत दुख हुआ। वह उसे बड़ा ईमानदार और साफ हाथ का लड़का समझता था, लेकिन आज उसने एक अशरफी चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊंट पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने शामू को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वे जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। शामू जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नज़र दूर से आते हुए रामू पे पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे रामू ने एक अशरफी चोरी की थी। इसी हरकत पर सेठ को फिर से दुख हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। रामू के द्वारा की गई चोरी ने उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि रामू अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही रामू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वह आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सब देखकर सेठ मूलचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से से कहा, रामू यह सब क्या है? यह क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। रामू ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर गौहर सौदागर के चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए थे। शामू भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। उतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े गुस्से से रामू को देखा और कहने लगा, लड़के तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बदतमीजी का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उसकी बात सुनकर रामू जरा भी नहीं घबराया और बोला, अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे, असली माल लेकर इन्हें नकली अशरफियाँ दे रहे थे। सेठ ने जब यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर को दी हुई थैलियों में से एक अशरफी निकाली और उसे ज़मीन पर घिसने लगा। यह देखकर हैरान रह गया कि अशरफी का सोने जैसा रंग उतर गया और अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ ने इसी तरह से कई अशरफियों को घिसकर देखा और सभी अशरफियाँ नकली थीं। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊँटों से उतरवाकर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सके। यह सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों की सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वे एक बहुत बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो उसने बड़े प्यार से रामू को अपने पास बिठाया और कहने लगा, रामू जब तुमने एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे उस चोरी पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। रामू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब शामू का हाथ लगने पर अशरफियाँ ज़मीन पर गिरी तब ठन करके आवाज़ हुई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों गिरने पर ऐसी आवाज़ आती है, परंतु जब अशरफी ज़मीन पर गिरती है उसकी आवाज़ दूसरी होती है। यूँ लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर थक करके गिरा दिया। और अशरफी के गिरने पर जो आवाज़ आती है उसमें खनक नहीं होती है जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनी तो मुझे शक हो गया था।
मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशरफी को ज़मीन में घिसकर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशरफी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घिस लो, उनका पीलापन कभी ख़त्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहाँ पर आया है। ये देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपनी सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। श्यामू भी इन दोनों के पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वह हैरान था और साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने रामू से माफ़ी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दे दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मज़े करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने रामू के बारे में पूछा। सेठ ने रामू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वे इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। रामू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ मूलचंद ने उसे दिलासा दिलाया। कहने लगा, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वह कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुँचे। वे धोखेबाज सौदागर भी वहाँ पर सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद रामू ने अपनी बात कही। रामू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध भी अब साबित हो चुका था, इसलिए उसे 5 साल की सज़ा दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने रामू से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगी। मैं तुम्हारे सेठ को भी वह हुक्म देता हूँ कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करे और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो। उसके लिए वह तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर रामू को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और यह बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भाप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? रामू ने कहा, मैं खुश तो हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? रामू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त श्यामू भी है। उसका हाथ लगने की वजह से अशरफियाँ नीचे ना गिरती तो मुझे अशरफियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता ही चलता कि अशरफियाँ असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो श्यामू ने ही किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। रामू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हो गए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत अच्छी बात की और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतनी ही छात्रवृत्ति मिलेगी जितनी तुम्हें दी जाएगी और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया जाएगा। उसके बाद न्याय अधिकारी वहाँ से चला गया। सब लोग चले गए तो श्यामू रामू से लिपट कर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ मूलचंद की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माताएं बहुत खुश थी। सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे वे उनकी माताओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद भी बहुत खुश था। कुछ समय बाद दोनों युवक पढ़ लिखकर बहुत समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार में उनका भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे, इसलिए उनका कारोबार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।